बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ और वो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर की एनालिसिस से मुतालिक। लास्ट टाइम जो है वो मैंने आप लोगों को बताया था कि अब हम लोग जितने भी टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो सारे के सारे जो है वो एनालिटिकल प्रॉब्लम्स या न्यूमेरिकल टाइप की चीज़ें हम लोग करेंगे। लास्ट टाइम जो है वो क्लास के अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि ये जो यूनिट सेल होता है उस यूनिट सेल के अंदर विद इन यूनिट सेल, ठीक है, विद इन यूनिट सेल हम नंबर ऑफ टोटल एटम्स किस तरीके से निकालते हैं। तो 2-3 स्ट्रक्चर्स के अंदर मैंने आप लोगों को निकालना बताया था कि सिंपल क्यूबिक में किस तरह से निकालते हैं, बीसीसी में, एफसीसी में, ऑर्थो रोम्बिक स्ट्रक्चर के अंदर बॉडी सेंटर्ड या बेस सेंटर्ड या एंड सेंटर्ड जिसको हम कहते हैं, जिसके फेस में सिर्फ 2 फेसेस के अंदर एटम्स रखे हुए होते हैं। उनके अंदर हम यानी टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने किस तरीके से निकाल सकते हैं, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था। अब जो नेक्स्ट चीज हम करना सीखेंगे वो है कि हम ये देखेंगे कि हम एटम्स की पोजीशन को किस तरीके से स्पेसिफाई कर सकते हैं। दिस इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक, आसान है बहुत ज्यादा। हम जो है वो वेक्टर कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स की मदद से हम एटम की पोजीशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको डायग्राम के अंदर नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर मैंने क्यूब लिया हुआ है। सिंपली क्यूब मैं इस वजह से लेती हूँ कि क्यूब के अंदर क्या होता है कि तीनों साइड जो होती हैं वो बराबर होती हैं, तो हम सिंपली उसको ए बोल देते हैं, तीनों साइड्स बराबर। अच्छा, ये चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी कि जो हमारे 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं या 14 ब्रेवियस लैटिस जो भी होते हैं हमारे, उनको उन उनको डिफाइन करने के लिए, उनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें 6 पैरामीटर्स की जरूरत पड़ती है, 3 लेंथ के और 3 एंगल की, ठीक है, ए बी सी और अल्फा बीटा गैमा। तो अब यहाँ पर मैंने जो है इनको स्पेसिफाई करना है, इनकी पोजीशंस को, ठीक है, एटम्स की पोजीशन को स्पेसिफाई करना है किसके अंदर, क्यूब के अंदर। तो सपोज कर लेती हूँ मैं कि मेरा जो एटम है वो कहाँ रखा हुआ है, इधर रखा हुआ है, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर रखा हुआ है, इस पॉइंट के ऊपर 8 कॉर्नर्स के ऊपर। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है ये, और ये जो है वो बीसीसी और एफसीसी जो है वो नहीं है। तो सबसे पहले तो ये कि मेरे एटम्स यहाँ पर हर कॉर्नर के ऊपर रखे हुए। अब मुझे उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करना है, तो मैं क्या करूंगी कि मैं एक्सेस सबसे पहले चूज कर लूंगी अपनी पसंद से, ठीक है, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये मैंने एक्स एक्सेस ले लिया, ये मैंने ले लिया वाई एक्सेस, और ये मैंने ले लिया जेड एक्सेस, ठीक है। अच्छा, अब ये चूंकि साइड जो है ना सारी बराबर होती हैं क्यूब के अंदर, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है अगर मैं देखूं गौर से तो ये ए है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो एटम रखा हुआ है इस जगह पर एक्स एक्सिस के ऊपर, ये वाला जो एटम रखा हुआ है, इसकी अगर मुझे मुझे पोजीशन बतानी पड़ेगी तो मैं कैसे बताऊंगी। ठीक है, ये हो गया मेरा x किसके ऊपर, a के ऊपर, ठीक है, और y जो है वो मेरा है ही नहीं, 0 है, और z जो है वो भी मेरा क्या हो गया, 0, ठीक है। ये हमें एक्सिस के हिसाब से, जो भी हमने अपना एक्सिस चूज किया उसके हिसाब से हमें इसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अच्छा, अगर अब मैं इसी तरीके से y एक्सिस पे सीधा सीधा जाती रहूं, ये देखें, ये सीधा सीधा y एक्सिस, लेट सपोज इसको मैंने कह दिया है कि दिस इज माय एटम नंबर 1। टोटल 8 एटम्स हैं मेरे हर कॉर्नर के ऊपर रखे हुए, तो उसको मैंने कह दिया एटम नंबर 1। अब y एक्सिस के ऊपर भी जो है वो मेरा एक एटम रखा हुआ ये वाला, तो इसकी भी मुझे पोजीशन जो है वो स्पेसिफाई करनी है। तो ये सिर्फ और सिर्फ y के ऊपर रखा हुआ है, ना तो इसका कोई z कोऑर्डिनेट है ना ही इसका x कोऑर्डिनेट है। तो any of you can tell me the space coordinates of this atom? 0A0। वेरी गुड, ठीक है, 0A0। ये मैंने आप लोगों को ये बताया था कि ये कोई चीज मुश्किल नहीं है, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई है, ठीक है। ये हो गया हमारा एटम नंबर 2। अच्छा जनाब, इसी तरह से ये ओरिजिन के ऊपर रखा हुआ है एक एटम, एटम नंबर 3, ठीक है। तो ओरिजिन के ऊपर जब एटम रखा हुआ होगा तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को क्लियर हो रहा है कि ओरिजिन के ऊपर जब एटम होगा तो उसकी पोजीशन क्या होगी, 0 0 0, ठीक है। अच्छा, ये होगा मेरे पास 3 एटम्स, ये चौथा एटम है जिसको मैं एटम नंबर 4 कह रही हूँ। तो ये जो एटम नंबर 4 है ये एक्स एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है, यानी इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा, ये एक्स जो है एक्सिस के ऊपर है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला है वही फासला यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला है ये ए ही है, क्योंकि ये क्यूब है।
और ये जो एटम रखा हुआ है बी पॉइंट, जिसको आप देख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेरा y कोऑर्डिनेट है, तो ये भी y कोऑर्डिनेट मेरा क्या होगा, a होगा। लेकिन z बिल्कुल है ही नहीं, z जो है वो इस हाइट के ऊपर होता है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स मेरे क्या बनेंगे, a एंड 0। ठीक है, इसी तरीके से ये 4 मेरे नीचे बेस के एटम्स हो गए। अब मैं ऊपर के जो 4 एटम्स हैं इनकी भी मैं पोजीशन स्पेसिफाई करती चली जाती हूँ। 4 ये हो गया मेरा जनाब 5th एटम। चले किसी को भी मैं कह देती हूँ, ये 5th एटम हो गया। ये अब कहाँ पर रखा हुआ है, z एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है और y एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है। तो z और y के ऊपर जब रखा हुआ है तो x 0 हो जाएगा, z और y a हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ले लेती हूँ मैं 6th एटम। ये z एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेरे पास z एक्सिस ही के कोऑर्डिनेट्स आएंगे। ये वाला जो एटम है मेरे कौन से प्लेन में रखा हुआ है, z और x प्लेन में, तो उसका मतलब है कि ये मेरा 7th एटम है और इसके कोऑर्डिनेट z और एक्सिस में होंगे, x में होंगे 0 a। ठीक है, और ये वाला जो है, ये वाला एटम लास्ट वाला जो नंबर 8 रह गया है, ये मेरा अगर मैं इसको देखूं तो इसके तीनों कोऑर्डिनेट्स होंगे a एंड a। तो किस तरीके से हम स्पेसिफाई कर रहे हैं पोजीशंस को, विद द हेल्प ऑफ एक्सिस। ठीक है, एक्सिस हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं। हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू डिफाइन एक्सिस। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, we have to define axis। ठीक है, और उसके बाद सेकंड नंबर पे आप क्या करते हैं, एटम की पोजीशंस को स्पेसिफाई कर देते। और अगर ये सिंपल क्यूब है तो हमें बहुत आसानी हो रही है, देखिए यहाँ पर पोजीशन स्पेसिफाई करने के लिए, क्योंकि तीनों आपको पता है कि तीनों लेंथ जो है वो क्या होती है, सेम होती है। अच्छा, यही सेम सिचुएशन जो है ना वो हमारे पास अब चलेगी बॉडी सेंटर्ड के लिए। ठीक है, अब हम इसकी एक सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल, अब मेरे पास क्या है, एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है, बीसीसी स्ट्रक्चर है। उसके अंदर क्या होता है, बीसीसी स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास इस पूरी बॉडी के सेंटर के अंदर भी जो है वो एक एटम रखा हुआ होता है। तो 8 एटम्स तो होंगे ही होंगे, लेकिन साथ में ये एक एक्स्ट्रा एटम भी होगा जो कि बॉडी के सेंटर में मौजूद होगा। यानी इस स्ट्रक्चर के अंदर टोटल हमें एटम्स की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए तकरीबन 9 पोजीशन कोऑर्डिनेट्स जो है वो हमें देने पड़ेंगे। तो मैं बिल्कुल उसी तरीके से जो मैंने एक्सेस पहले लिए थे वही एक्सेस मैं यहाँ पर डिफाइन कर देती हूँ, एक्स, वाई और जेड। अगर मैं नए एक्सेस डिफाइन करूंगी तो फिर मुझे दोबारा से उसकी पोजीशन अलग अलग बतानी पड़ेगी। ठीक है, ये पॉइंट तो आपको समझ आ गया होगा कि अगर मैं अपना एक्सेस चेंज कर दूंगी, इसको एक्स के बजाय मैं जेड कह दूं, इसको एक्स कह दूं, इसको वाई कह दूं, ठीक है, या एक्सिस में बजाय लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बनाने के अगर मैं इधर ड्रॉ कर दूं इस जगह पर, तो ये जो पोजीशन वेक्टर मेरे हैं वो एक्सेस के हिसाब से चेंज हो जाएंगे। तो ये कोई रट्टा नहीं है कि एटम नंबर 1 की पोजीशन हमेशा इसी तरह से रहेगी और एटम 2 की पोजीशन इसी तरह से रहेगी। इट इज अकॉर्डिंग टू दी एक्सिस। तो सबसे पहला ये है कि ये हमें जो हम जो एक्सिस सिलेक्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से हम पोजीशन स्पेसिफाई करेंगे। तो वही एक्सिस मैंने यहाँ पर ले ली बीसीसी के लिए। ओके, अब बाकी तो हमारे 8 के 8 एटम की पोजीशन वही होगी एज इट इज, जो कि हमने पहले लास्ट में देख ली। एक एक्स्ट्रा जो है वो यहाँ पर सेंटर में रखा हुआ है। तो अब जब सेंटर में रखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो नाइन्थ एटम हो गया, लेट्स सपोज, ठीक है, तो इसकी जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, पोजीशन ऑफ द नाइन्थ एटम इज व्हाट, हाफ ए एंड हाफ ए। एक्स भी इसका हाफ है, वाई भी इसका हाफ है और जेड भी इसका हाफ है। ठीक है, क्योंकि ये जेड एक्सिस है ना, तो ये हाफ पे रखा हुआ है। ये पूरा के पूरा क्या है, ये वाई एक्सिस है, तो ये हाफ के ऊपर रखा हुआ है। और ये जो है ना, ये एक्स एक्सिस है,
तो ये भी यानी कि यहाँ से अगर हम देखें, इधर से हम देखें तो ये सेंटर में कहीं मौजूद है, तो हाफ पे ये कहीं रखा। तो इसकी जो पोजीशन होगी वो क्या हो जाएगी, हाफ ए हाफ ए हाफ। ठीक है, इज दैट क्लियर? अच्छा, अब हम आते हैं थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। नाउ वी हैव अ थर्ड एग्जाम्पल। और अब हमारे पास जो है वो किस तरह का स्ट्रक्चर मौजूद है, क्यूबिक ही ले लिया मैंने, लेकिन अब मैंने ले लिया एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि हमारे पास फेसेस के 6 फेस जो होते हैं क्यूब के अंदर, उसके पोजीशन को भी अब हमें स्पेसिफाई करना है। तो 8 एटम्स तो रखे हुए होंगे कॉर्नर के ऊपर भी, वो तो हमने देख लिया कि उसको हम किस तरीके से करते हैं। उसके अलावा 6 और हों। ठीक है, उसके अलावा जो 6 हैं वो मैं बता देती हूँ। एक यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, एक इधर रखा हुआ है, एक इधर रखा हुआ है, एक इसके नीचे वाले फेस के ऊपर रखा हुआ है, और एक बैक फेस पे है, और एक ये फ्रंट फेस के ऊपर ये वाला रखा हुआ है। ठीक है, तो 6 फेसेस के ऊपर ये आपके एटम्स मजीद रखे हुए हैं। तो अब इन 6 को मैं नाम दे देती हूँ। लेट सपोज 8 तो कॉर्नर वाले एटम्स हो गए। ठीक है, लेट सपोज ये मेरा 9th एटम है। इस सिचुएशन में फेस सेंटर क्यूबिक में 9th एटम की पोजीशन क्या होगी, ये मेरा वही एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। इसके अंदर मेरी इसकी पोजीशन क्या होगी, क्योंकि ये एक्स और जेड में है और ये हाफ में रखा हुआ है, तो अब ये एक्स और जेड जो होगा वो मेरा हाफ ए होगा, और वाई जो होगा वो मेरा क्या होगा, 0। क्लियर? अच्छा, अगर मैं किसके ऊपर आती हूँ, बिल्कुल इसी के सामने, ये मेरा जो है ना 10th एटम हो गया मेरा। इसकी अगर मैं पोजीशन को देखूं तो अब ये यहां से लेके यहां तक वाई एक्सिस ये पूरा फुल है, क्योंकि अब ये जो एटम रखा हुआ है वो इस फेस के ऊपर रखा हुआ है, और ये वाई एक्सिस इसने पूरा किया हुआ है। तो वाई एक्सिस तो मेरा पूरा ए हो गया, लेकिन अब जो मेरा z यहाँ ये z एक्सिस है, यानी कि ये वाला z एक्सिस है, तो ये एटम जो है वो हाफ लेंथ के ऊपर रखा हुआ है, तो ये a/2 होगा। ठीक है, z जो होगा वो मेरा a/2 होगा। और अगर मैं x को देखूं, x भी मेरा जो है वो a/2 है, ये x बन रहा है मेरा और ये z बन रहा है, तो z भी a/2 हो गया और x भी मेरा a/2 हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, ये x एक्सिस है। तो इस तरह से मुझे इसको देख देख के, इसकी पोजीशन को, हर एटम की पोजीशन को देख देख के मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो 9 और 10th एटम हो गए। अच्छा, अब मैं ऊपर वाला ले लेती हूँ, ये ऊपर वाले फेस का, ये इसको मैंने 11th एटम कह दिया है। तो अगर मैं गौर से देखूं तो यहाँ से लेके यहाँ तक z तो मेरा पूरा है a। ठीक है, ये हो गया मेरा a, लेकिन जो y एक्सिस है वो मेरा हाफ आ रहा है, और जो मेरा x एक्सिस है वो भी मेरा यहाँ से यहाँ तक हाफ आ रहा है। ठीक है, तो ये a/2, x एक्सिस भी मेरा a/2 होगा और y भी मेरा a/2 होगा। ठीक है, अच्छा, बिल्कुल इसी के नीचे अगर मैं ये 12th एटम डिफाइन करती हूँ कि ये मेरा 12th एटम है, तो 12th एटम की पोजीशन क्या होगी, इसको हमें देखना पड़ेगा। ये जो है वो x और y एक्सिस के ऊपर हमें नजर आ रहा है कि x भी जो है वो मेरा हाफ है और y भी जो है वो मेरा हाफ है, लेकिन z एक्सिस है ही नहीं। ठीक है, तो x और y जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, a/2 और z मेरा है ही नहीं, 0। क्लियर? उसके बाद 13th एटम की पोजीशन में डिफाइन करती हूँ। 13th एटम मेरा रखा हुआ है बैक साइड के ऊपर, ये मेरा बैक साइड है और वो z और y प्लेन के अंदर रखा हुआ है। तो z भी जो है ना वो मेरा हाफ है, y भी जो है वो मेरा हाफ है, और x जो है वो है ही नहीं, क्योंकि वो इस वाले फेस पे, बैक फेस पे। ठीक है, तो x जो है वो मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक x होता है, तो x मेरा है ही नहीं। तो जो है x मेरा क्या हो जाएगा, 0, और बाकी दोनों क्या हो जाएंगे, a/2 एंड a/2। अच्छा, इसी तरीके से ये जो 14th एटम है, जो आगे वाला फेज है, इस 14th एटम की पोजीशन मैं कैसे डिफाइन करूंगी, 14th एटम की पोजीशन कोऑर्डिनेट की मदद से। इसको अगर मैं गौर से देखूं तो मेरा x ये पूरा आ रहा है। ठीक है, x मेरा पूरा a होगा, और चूंकि ये z है, z मेरा ये वाला एक्सिस है, ये आधा है, और y भी मेरा जो है वो हाफ है, यहाँ से मुझे पता चल रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा जनाब a/2 एंड a/2। तो अब ये हमें समझ में आ गया कि अगर हम किसी भी स्ट्रक्चर को देखना चाहते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर को अगर हम देखना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहली चीज जो है वो क्या पता होनी चाहिए कि ये किस तरह का स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल, सबसे सिंपल स्ट्रक्चर मैंने ले लिया सिंपल क्यूबिक,
उसके अंदर बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड मैंने एग्जांपल्स आपको बता दी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एटम्स की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए एक्सिस डिफाइन करते हैं और फिर उसके हिसाब से ही हम उसकी पोजीशन को डिफाइन करते चले जाते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर अभी क्या चीज देखी है कि हम किस तरीके से एटम्स की पोजीशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सेस। जस्ट एक्सेस हमें पता हो, हम खुद अपनी मर्जी से जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर सिंपल क्यूब होगा तो 8 एटम उसके अंदर होते हैं, ये बात आपके टिप्स पे होनी चाहिए। ये सिंपल क्यूबिक होगा, उसमें 8 एटम्स होते हैं और वो कॉर्नर के ऊपर होते हैं। ये जो चीज होती है ना किसी भी क्यूब के अंदर, ये क्या कहलाती है, कॉर्नर। और ये जो लाइन होती है ना, ये क्या कहलाती है, ये वाली लाइन, ये क्या कहलाती है, एज। और ये पूरा एरिया, ये पूरी साइड, ये कहलाती है प्लेन या फिर फेस। फेस की टर्म हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कि कितने फेसेस हैं इस पूरे क्यूब में, 6 फेसेस हैं। कितने एजेस हैं इस क्यूब के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एजेस हैं। कॉर्नर कितने, 8 कॉर्नर्स हैं। तो ये चीजें आप लोगों की टिप्स के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें जो है ना, जब भी कोई सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा और हमसे कहा जाएगा कि आप इसकी पोजीशन एटम्स की स्पेसिफाई करें, तो सबसे पहले आपने एक्सेस डिफाइन करने हैं और फिर आप उसकी मदद से कोऑर्डिनेट्स आप इसके बता सकेंगे, ठीक है। फिर अगर बॉडी सेंटर्ड में आपको दे दूं कि बॉडी सेंटर्ड के एटम्स की पोजीशन स्पेसिफाई करें, तो आपको पता होनी चाहिए कि बॉडी सेंटर्ड होता क्या है। उसमें 8 कॉर्नर पे तो होते ही होते हैं, एक 9th एटम भी होता है जो सेंटर में रखा हुआ होता है। तो 8 एटम की पोजीशन लिखेंगे और फिर बाद में 9th एटम की पोजीशन ये वाली लिख दी। इसी तरीके से अगर मैं आपको एफसीसी का स्ट्रक्चर दे दूं और उसमें मैं आपसे कहूँ कि आप इसमें एटम्स की पोजीशन को स्पेसिफाई करें, तो सिर्फ ये वाली नहीं करनी है, 8 भी करनी है, क्योंकि 8 एटम्स इसके अंदर होते हैं, ठीक है। और फिर बाकी मजीद ये 6 भी होते हैं जिनकी पोजीशन को हमें स्पेसिफाई करना हो। अच्छा, ये जो हम लोगों ने यहाँ पर इसकी पोजीशन स्पेसिफाई की है, ये कोऑर्डिनेट की टर्म्स में की है। ये कोऑर्डिनेट फॉर्म में मैंने लिखा है इसकी पोजीशन को। अब मैं इसकी पोजीशन को वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, ओके। इसको वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखूंगी तो जस्ट a/2 x वेक्टर प्लस a/2 z वेक्टर, ठीक है। या i वेक्टर इसको कह सकते हैं या इसको k वेक्टर कह सकते हैं, ठीक है। तो ये वेक्टर फॉर्म में भी मैं इसकी पोजीशन स्पेसिफाई कर सकती हूँ। तो किसी फॉर्म में भी आप करें, कोऑर्डिनेट फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, ये मेरा ख्याल है कि ये चीजें मुश्किल नहीं है। ये आप लोगों ने अपनी वेक्टर एनालिसिस में कभी पढ़ी होंगी ये चीजें कि किस तरीके से हम कोऑर्डिनेट फॉर्म को वेक्टर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, वेक्टर फॉर्म में भी कन्वर्ट करना आना चाहिए। और बाज़ दफ़ा हमें वेक्टर एनालिसिस की मदद से चीज़ों को सॉल्व करने में आसानी हो जाती है, ओके। अच्छा, अब जो है वो इसकी कुछ दूसरे पैरामीटर्स जो है वो कैलकुलेट करना आपको बताती हूँ कि कैसे करते हैं। अच्छा, अब हमने यानी कि 2 चीज़ें सीख ली हैं कि अगर हम स्ट्रक्चर की एनालिसिस कर रहे हो, बल्कि 3 चीज़ें, कि अगर हमारे पास क्रिस्टल का सबसे पहले तो ये है कि क्रिस्टल के स्ट्रक्चर जो है वो 7 तरह का हो सकता है, उससे ज़्यादा का नहीं हो सकता। और अगर हम सही तरीके से बोलें तो हम ये कह सकते हैं कि 14 तरह का क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, ठीक है, जिसको हम ब्रेवियस लैटिस भी कहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं किसी भी क्रिस्टल के अंदर कि ये 14 स्ट्रक्चर में से कौन सा वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे हम ये देखते हैं कि अच्छा, इसके अंदर हम टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकाल सकते हैं, वो हमने सीख लिया। फिर हमने ये देखा कि हम जो है ये जो नंबर ऑफ एटम्स हमने निकालने सीख लिए हैं, तो हम इन एटम्स की पोजीशन को किस तरीके से स्पेसिफाई कर सकते हैं, वो स्पेसिफाई करना हमने सीख लिया। अब हम थोड़ी सी ज्योमेट्रिकल एनालिसिस करते हैं। तीसरी चीज जो हम सीख रहे हैं वो है ज्योमेट्रिकल एनालिसिस to evaluate distances या एरिया। इस क्यूब के अंदर हम किस तरीके से
डिफरेंट पैरामीटर्स मालूम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री रूल्स, ठीक है, के जरिए, और डिस्टेंसेस मालूम कर सकते हैं, एरिया मालूम कर सकते हैं। किस तरह से? मिसाल के तौर पे सिंपली अगर आपको एज की लेंथ मालूम करनी है तो यहाँ पर मैं एक्सिस को डिफाइन कर देती हूँ। तो एजेस जो है यहाँ पर, ये तो आपको पता है कि क्यूब है, सिंपल एक क्यूबिक स्ट्रक्चर है। तो एज लेंथ जो होगी वो हर एज जो है वो ए साइड है, ये भी एक्स की तरफ जो एज है वो भी ए है, वाई की तरफ जो एज है वो भी ए है, वो भी ए। अच्छा, बाज दफा हमें जरूरत पड़ जाती है कि हम ये जो फेस है, ये जैसे ये आपको नजर आ रहा होगा कि दिस इज अ फेस, एक्स वाई प्लेन में ये पूरा एक फेस है, इसके पूरे ये डायगोनल की मैं लेंथ मालूम करूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज तो मुझे क्यूबिक एज मालूम करना है, ये एक डिस्टेंस है, तो वो तो जस्ट मुझे डायग्राम देख के नजर आ रहा है, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ रही। दूसरी चीज मैंने यहाँ पर लिखी है कि मुझे अब क्या चीज पता करनी है, फेस डायगोनल यानी कि लेंथ मालूम करनी है। ये भी एक लेंथ है, डिस्टेंस है एक, तो फेस डायगोनल की लेंथ जो है ना वो मुझे पता करनी है कि ये कोई भी फेस है उसकी डायगोनल की जो लेंथ है वो कितनी होती है। तो मैं जो है वो ट्रिग्नोमेट्री के रूल के जरिए मालूम कर सकती हूँ लेंथ। अगर मैं इसको गौर से देखूं तो ये क्या चीज है, वो एक ट्राइंगल है, और ये हाइपोटेनियस हो गया बेसिकली, ये लेट सपोज बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो मुझे ये बात मालूम है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो ए है, और ये वाली लेंथ भी जो है वो क्या है, ए है। तो बेस भी जो है वो ए है और परपेंडिकुलर भी ए है। तो हाइपोटेनियस जो है वो मेरा क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 2a square, which gives hypotenuse is equal to under root 2a। ठीक है, तो ये हाइपोटेनियस बेसिकली क्या है, ये मेरा फेस डायगोनल है ना, तो फेस डायगोनल की जो लेंथ हो गई क्यूब के अंदर वो मेरे पास क्या निकली, अंडर रूट 2a। ये मैंने कैसे निकाला, ये मैंने निकाला अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री रूल्स। ट्रिग्नोमेट्री का मैंने पाइथागोरस थ्योरम जो है वो इस्तेमाल किया, जिसको आप ज्योमेट्री भी कहते हैं। लेकिन अगर आप जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का रूल्स नहीं इस्तेमाल करना चाहते, आप वेक्टर एनालिसिस यूज करना चाहते हैं, तो वेक्टर एनालिसिस के जरिए भी, डिस्टेंस फॉर्मूले के जरिए भी आप ये जो लेंथ है ये मालूम कर सकते हैं ज्यादा आसानी से। ठीक है, आपको पता है कि ये ओरिजिन है, 0 0 0 कोऑर्डिनेट्स है इसके, और अगर मैं ये जो मुझे ये वाली लेंथ मालूम करनी है ना, तो ये मैंने वेक्टर जो भी पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया है, तो अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स बताऊं तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये क्या होगा, ए और 0। ओके, तो ये मैंने कोऑर्डिनेट्स जो है ना इस पोजीशन वेक्टर के, जो मुझे लेंथ मालूम करनी है उसके मैंने डिफाइन कर दी, और फिर मैंने डिस्टेंस फार्मूला जो है वो यूज किया। डिस्टेंस फार्मूले के अंदर क्या होता है कि a माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 0 का होल स्क्वायर एंड 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, विच गिव्स अस द डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट 2a। ठीक है, तो आप ये जो है वेक्टर एनालिसिस के जरिए भी मालूम कर सकते हैं और ट्रिग्नोमेट्री के रूल के जरिए भी पता कर सकते हैं। दोनों तरीके जो है वो ठीक हैं, दोनों तरीके जिसमें आपको आसानी हो, दोनों तरीके आप लोगों ने अपनी बेसिक्स पास्ट ईयर्स के अंदर पढ़े हुए, तो दोनों मैंने आप लोगों को रिकॉल ही करवा दिए हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या चीज मालूम कर रहे हैं कि अगर हमें क्यूब के अंदर डिस्टेंसेस मालूम करने हैं, सबसे पहले तो कौन कौन से डिस्टेंसेस हो सकते हैं, क्यूब वाला, फेस डायगोनल। अच्छा, एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं बॉडी डायगोनल, ये नजर भी आ रहा है, दिस इज अ बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल को इन्होंने दिखाया है कि ये यहाँ से लेके ये पूरी बॉडी में से गुजरता हुआ दूसरे कॉर्नर के ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये बॉडी डायगोनल कहलाता है। या मैं ये इस जगह से शुरू करूं और ये पूरा होते हुए इधर इस जगह पर आ जाए, तो ये पूरा जो है क्या कहलाता है, बॉडी डायगोनल कहलाता है। तो फेस डायगोनल की जो लेंथ हमारे पास निकली थी अंडर रूट 2a, अब हम जो है वो बॉडी डायगोनल की भी लेंथ जो है वो मालूम कर सकते हैं। बॉडी डायगोनल की अगर हम लेंथ मालूम करेंगे तो ये देखें, ये वाला जो डिस्टेंस हमारा निकला था ना, ये कितना निकला था, अंडर रूट 2a। तो सबसे पहले मैं बॉडी डायगोनल की लेंथ मालूम कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री। ये मेरे पास, ये देखें, यहाँ से लेके ये पूरा एक ट्राइंगल बन रहा है, तो बॉडी डायगोनल मेरा क्या हो गया, हाइपोटेनियस। ये मेरा अब बन गया जनाब बेस, और ये मेरा बन गया परपेंडिकुलर विच इज इक्वल टू a। तो अब बॉडी डायगोनल किस, ये जो बॉडी डायगोनल है बेसिकली मेरा हाइपोटेनियस ही है,
अब मैं क्या करूंगी, इसका स्क्वायर कर दूंगी, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस मेरे पास इसके बराबर निकलेगा √3a के। तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी डायगोनल की लेंथ जो है वो किसके बराबर होती है, √3a के बराबर होती है। वो डिस्टेंस मैंने निकालना सीख लिया, और ये मैंने कैसे निकाला है, ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री के रूल से निकाला है। आप चाहें तो इसको वेक्टर एनालिसिस की तरीके से भी निकाल सकते हैं, वेक्टर एनालिसिस के तरीके से निकालना भी आसान है। मैं चूंकि मुस्तकिल ये वाले एक्सेस यूज कर रही हूँ, तो मैं बॉडी डायगोनल जो है वो अंदर से बना देती हूँ ताकि उसको समझना जो है वो ज्यादा आसान हो जाए। ये मेरा ओरिजिन है, ओरिजिन से मैंने एक बॉडी डायगोनल ड्रॉ किया इधर, तो ये ओरिजिन है, उसकी कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0 0, और ये यहाँ पर जो ये वेक्टर आ रहा है, जिस जगह को ये टच कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ए एंड ए। ठीक है, तो अगर मैं इसका बॉडी डायगोनल की लेंथ मालूम करना चाहती हूँ, तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल देती हूँ। वो मेरे पास क्या हो जाएगा, a-0 का होल स्क्वायर, a-0 का होल स्क्वायर, a-0 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू √3a। ठीक है, तो ये जो है निकला है मेरे पास वेक्टर एनालिसिस के जरिए, कि अगर आपको वेक्टर्स की पोजीशन पता हो तो दोनों कोऑर्डिनेट्स का जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, तो आपको दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो पता चल जाता है। ठीक है, तो आप इसको दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन ये आपको रट्टा होना चाहिए, निकालना भी आना चाहिए कि क्यूब का, अगर मैं बात करूं कि क्यूब की लेंथ कितनी है, क्यूब एज कितना है, तो फौरन पता होना चाहिए कि आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डिस्टेंस। ये मैडम इसकी बात कर रही है, तो ये डिस्टेंस ए है। अच्छा, क्यूब के अंदर जो फेस डायगोनल होता है, फौरन से √2a लिख देंगे आपके, √2a होता है। अगर मैं कहीं कहूँ कि बॉडी डायगोनल मुझे निकालना है, बॉडी डायगोनल की लेंथ चाहिए, तो फौरन आपको पता होना चाहिए कि इट इज √3। ओके, तो यहाँ से जो है वो मैंने आप लोगों को निकालना बताया क्या, लेंथ्स। ठीक है, कि किस तरीके से हम एक क्यूब के अंदर लेंथ निकाल रहे होते हैं, डिस्टेंसेस निकाल रहे होते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू दैट हाउ वी कैन डिटरमाइन द एरिया। एरिया जो है वो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं किसी भी क्यूब के अंदर, तो इसको देखते हैं पहले। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे मेरे पास एक क्यूब है। ठीक है, अब हम यहाँ पर एरिया निकालना देख रहे हैं कि हम एरिया किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो अगर मेरे पास एक क्यूब है, तो इस क्यूब के अंदर क्या होता है कि तीनों साइड जो है वो मेरी बराबर होती हैं, तो 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, तो या मैं इस फेस का एरिया निकालूंगी, या फिर मैं बाकी 5 जो फेसेस हैं उनका एरिया निकालूंगी। तो बेसिकली एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है, एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेड। ठीक है, तो लेंथ भी इसका ए है और ब्रेड भी इसकी ए है, तो सिंपली एरिया जो मेरा निकलेगा वो किसी भी फेस का एरिया ऑफ एनी फेस, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये जो है ना, कोई चीज ऐसी मुश्किल नहीं है, एरिया निकालना मुश्किल नहीं है। तो अब मैं किस चीज, कौन से वाले एरिया डिटरमाइन कर रही हूँ, जो मैंने फेस यहाँ पर स्पेसिफाई किया हुआ है उसका एरिया मैंने निकाला। अच्छा, बाज दफा क्या होता है कि यही क्यूब होता है, लेकिन इस क्यूब को हम क्या करते हैं कि इस क्यूब को हम ऐसे करके कट कर देते हैं। ये हमने क्या कर दिया, कट कर दिया यहाँ से, ये कट कर दिया, यूं कर दिया हमने इसको। क्यों, अगर मैं एक्चुअल में देखूं तो हम इस तरह से ये वाले प्लेन को कंसीडर कर रहे हैं हम। ठीक है, इस वाले प्लेन को कंसीडर कर रहे हैं। तो अब मैं इसका अगर एरिया मालूम करना चाहूँ, तो अब जो प्लेन मेरा स्पेसिफाई हुआ है उसका एरिया मैं कैसे निकालूंगी, जो कि मेरा स्पेसिफाई प्लेन है। ये जो है मुझे लेंथ चाहिए विच इज इक्वल टू ए। ठीक है, एरिया ऑफ द प्लेन इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय व्हाट, ये वाली लेंथ चाहिए। और ये वाली लेंथ को मैं क्या कहती हूँ, फेस डायगोनल, फेस का ये डायगोनल है, विच इज इक्वल टू √2a। तो ये एरिया मेरे पास कितना आ जाएगा, √2a स्क्वायर। तो बाज दफा एक क्यूब के अंदर हमें इस प्लेन के अंदर भी काम करना पड़ता है, तो इसका एरिया हम किस तरीके से निकालते हैं, वही जनरल फॉर्मूला, लेंथ इनटू ब्रेड्थ।
ठीक है। अच्छा, और बस मेरा ख्याल है कि इतना इनफ है, ठीक है। और एरिया जो है वो इसी तरीके से निकाला जाता है, ये हमें जरूरत पड़ती है। एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। अगर क्यूब है, तो बाज दफा जो है वो एरिया निकालने के लिए कहते हैं इस वाले प्लेन का, ये ऐसे करके, ये ट्रायंगुलर प्लेन बन रहा है यहाँ पर। तो ट्रायंगुलर प्लेन जब बन रहा है तो हमें एरिया निकालना होता है इस प्लेन का, यानी कि ये बिल्कुल ट्रायंगल की तरह है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहूँ, तो जो ट्रायंगल का एरिया होगा वही इस प्लेन का एरिया होगा, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। उसका फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। ये यहाँ पर मैं सिंपली वही फॉर्मूले यूज कर रही हूँ जो कि हमने पीछे पिछली क्लासेस के अंदर पढ़े हुए। तो ये अगर मेरा पूरा ट्राइंगल है, ठीक है, तो क्योंकि ये क्यूब है तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, 60 डिग्री एंगल होगा, ये भी ये भी ये भी। तो ये हमें नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि सारी साइड्स बराबर हैं तो एंगल भी बराबर होंगे। ठीक है, ये वाला जो एंगल है, ये वाली साइड कितनी है, ये √2a साइड है, क्योंकि ये फेस डायगनल है। और ये वाला भी फेस डायगनल है, ये भी √2a होगा, और ये भी √2a होगा। तो जब तीनों साइड्स √2a हैं, तो फिर एंगल भी तीनों सेम होंगे। तो इस ट्राइंगल के अंदर बेस मेरा कितना हो गया, बेस मेरा हो गया √2a। और एल्टीट्यूड क्या होता है, वो लाइन जो कि बेस के ऊपर परपेंडिकुलर पड़ रही है उसको हम एल्टीट्यूड कहते हैं। ये वाली लेंथ को हम एल्टीट्यूड कहेंगे, और ये हम ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन से निकाल देते हैं। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हम निकाल लेते हैं साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। और ये बेस जो है, ये हम इस ट्राइंगल को भी कंसीडर कर रहे हैं, हाफ ट्राइंगल को। तो ये हो जाएगी √2a/2। ठीक है, साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2 मल्टीप्लाई बाय 2 √2a इज इक्वल टू, ये आ गया मेरा एल्टीट्यूड। ठीक है, टाइम जो है ना वो रह गया है लेस देन 1 मिनट। तो आप लोग इसको खुद से भी सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें। ठीक है, √3 √2a डिवाइडेड बाय 4, ये पूरा के पूरा ट्राइंगल इस तरीके से हमारे पास आएगा। और अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर दोबारा कंटिन्यू कर लूंगी। लेकिन फिलहाल आज हम लोगों ने यही देखा है, 3 चीजें देखी हैं कि किस तरीके से हम पोजीशन को स्पेसिफाई करते हैं एटम्स की, किस तरीके से हम लेंथ निकालते हैं, किस तरीके से हम एरिया निकालते हैं। ओके, तो इसको मैं जो है अपलोड भी कर दूंगी वीडियो को, तो आप लोग वहां से चेक कर लीजिएगा।